हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समुंदर मोर पीजीटी इन कॉमर्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा आपका ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन और उसमें आज हम करने जा रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, अपलेखित मूल्य पद्धति। इस लेक्चर के हमारे उद्देश्य रहेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड का अर्थ जानना, उसके गुण दोष जानना, इसकी सूटेबिलिटी, और फिर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार असेट्स अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता क्या है। इस मेथड के और भी नाम हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्रमागत ह्रास विधि भी कहते हैं। इस मेथड में हर वर्ष असेट के प्रारंभिक मूल्य पर ओपनिंग बैलेंस पर दी हुई प्रतिशत से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी असेट की कॉस्ट जो है वो है 20,000 रुपये और इसके ऊपर मान लेते हैं 10% की दर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, तो पहले साल फर्स्ट ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन बनेगा 10% ऑफ 20,000 दैट इज़ 2,000। फिर अगले साल जो है इसकी वैल्यू घट के 18,000 रह जाती है, तो फिर डेप्रिसिएशन होगा 10% ऑफ 18,000, 10% जो है 18,000 का 1,800, और इस तरह से हर वर्ष डेप्रिसिएशन घटता जाएगा। इसीलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हम कहते हैं। तो इस मेथड के अगर हम गुणों की बात करें तो इसकी जो गणना है वो सरल है। हर वर्ष जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा असेट का, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं साल के एंड में। यदि कई एक जैसे असेट हों, कई सारे अगर असेट भी हैं, तो उनकी टोटल वैल्यू करके, उनका टोटल करके, इकट्ठे करके भी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है। क्योंकि बैलेंस जो है रिटन डाउन में जो भी बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। इसमें अलग अलग बनाना, अलग अलग हिसाब रखना हर असेट का ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है वो ये है कि यहाँ पे आय के विरुद्ध समान व्यय होते हैं, इक्वल चार्ज इनकम के अगेंस्ट होते हैं। इक्वल जो चार्ज है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो घटता जाता है। जैसे जैसे कोई भी मशीन या असेट पुराने होंगे, साल बीतते जाएंगे, तो डेप्रिसिएशन जो है वो घटता जाएगा, कम होता जाएगा। और हमें पता है जैसे जैसे कोई भी मशीन यूज होगी वहाँ पर उसके रिपेयर और मेंटेनेंस के चार्ज जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ ये बढ़ेंगे, तो इसलिए कुल मिला के जो एक्सपेंसेस होंगे, जो व्यय होंगे, वो लगभग समान रहेंगे। इक्वल चार्ज रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, क्योंकि शुरू के वर्षों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा और बाद के वर्षों में रिपेयर के चार्ज ज़्यादा होंगे। तो इसलिए कुल जो इनकम के ऊपर चार्ज है वो बैलेंस रहेगा, लगभग इक्वल रहेगा, बराबर सा रहेगा। जो अगला गुण है वो है बाद के वर्षों में अनुचित दबाव नहीं। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन मेथड की, वहाँ पर हर वर्ष सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो बाद के सालों में जब उपयोगिता घट जाती है असेट की, उस टाइम भी सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बाद के वर्षों में
जब उपयोगिता किसी भी असेट की कम होती है घटती जाती है, उस टाइम पर डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया जाता है। तो इस वजह से बाद के वर्षों में असेट के ऊपर अनुचित दबाव नहीं रहता। फिर अगला जो गुण है कि संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं किया जाता। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में प्रतिशत जो है ओपनिंग बैलेंस के प्रतिशत पे, ओपनिंग बैलेंस पर हम हर वर्ष डेप्रिसिएशन निकालते हैं असेट का जो भी बैलेंस होगा, और वो जब तक बुक्स में वैल्यू रहेगी, असेट बुक्स में रहेगा, तब तक कुछ न कुछ चाहे कितनी भी वैल्यू हो उसका प्रतिशत निकाल के हम घटाते रहेंगे। इसलिए संपत्ति कभी भी जीरो नहीं कर सकते, उसको हम जीरो वैल्यू नहीं होगी। और ये रियलिटी है कि कोई किसी भी असेट की वैल्यू जो है वो हम जीरो नहीं कर सकते। तो ये मेथड जो है वो वास्तविकता पर जोर देता है। फिर ये जो मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसको इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसी को माना जाता है, उसी के अनुसार उनकी छूट जो है मिलती है। तो ये जो है इसके गुण हैं, सरल गणना, आय के विरुद्ध समान व्यय, बाद के वर्षों में अनुचित दबाव नहीं, संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं किया जाता, और आयकर अधिकारियों द्वारा ये मान्यता प्राप्त विधि है। इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के मेरिट्स जान लेने के बाद अब इसके डिमेरिट्स पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट जो डिमेरिट है वो है संपत्ति को पूर्णतया अपलिखित नहीं किया जा सकता। कोई भी एसेट जो है कंप्लीटली राइट ऑफ करना इस मेथड के अनुसार पॉसिबल नहीं है। असेट की कुछ न कुछ वैल्यू बची रहती है, फिर उसकी परसेंटेज डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज की जाती है। अगले साल फिर उसमें से घटने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये चलता रहता है। हो सकता है असेट्स अप्रचलन में आ जाए, लेकिन उसको जीरो तक राइट ऑफ करना इस मेथड के अनुसार पॉसिबल नहीं होता। दूसरा जो डिमेरिट है, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में बात की थी कि वहाँ पर ब्याज का जो तत्व है उसकी अवहेलना की जाती है, ठीक इस मेथड में भी ऐसा ही है। यहाँ भी जो लागत लगती है सेट को परचेज करने में, उसके ऊपर ब्याज की कैलकुलेशन नहीं की जाती, उसका ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी अवहेलना जो है वो की जाती है। तीसरा जो अवगुण है, ह्रास की जो दर है वो निर्धारण करने में कठिनाई आती है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो निश्चित करना इस मेथड में कठिन है। आमतौर पर डेप्रिसिएशन की जो दर है वो ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो घटता जाता है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगता है। और यदि डेप्रिसिएशन की दर कम रखें तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कई साल उसको लग जाएं, सालों तक, और उससे पहले ही वो अप्रचलन में असेट आ सकता है। तो इसलिए ह्रास की दर निर्धारण करना कठिन कार्य है। चौथा जो अवगुण है वो है संपत्ति की प्रारंभिक लागत और आज तक के ह्रास का पता लगाना संभव नहीं है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार हर वर्ष जो रिड्यूसिंग बैलेंस है, ओरिजिनल जो ओपनिंग कॉस्ट है जो असेट की, वो लिखी जाती है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन घटता रहता है। यहाँ पर ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो नहीं लिखी जाती, उसका पता नहीं चलता। तो इसलिए जो प्रारंभिक लागत है, ओरिजिनल कॉस्ट है, और टोटल जो डेप्रिसिएशन है उसका पता लगाना इस मेथड के अनुसार मुश्किल है। कई बार कई जो संपत्तियां हैं उनकी ग्रुपिंग भी कर दी जाती है, तो इसलिए ये सब करना, पता लगाना वो कठिन कार्य है इस मेथड के अनुसार। अब हमने इनके गुण और दोष की बात की है रिटन डाउन वैल्यू मेथड के। फिर अगर हम गुण के आधार पर अपना लें या दोष के आधार पर किसी भी मेथड को छोड़ दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी हम सूटेबिलिटी की बात करते हैं। ये जो मेथड है इन असेट्स के लिए ये उपयुक्त रहता है। तो ऐसा वो असेट्स जिनकी जो
यूज़फुल लाइफ है वो लंबी हो, लॉन्ग यूज़फुल लाइफ हो, और दूसरा जहाँ पे जो रिपेयर और मेंटेनेंस की जो कॉस्ट हैं वो ज़्यादा हों, उन असेट्स के केस में ये मेथड जो है उपयुक्त रहता है। बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड करेंगे। XYZ traders purchased a machine on April 1st 2015 at a cost of ₹8,000 and spent ₹2,000 on its installation. XYZ traders 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन खरीदते हैं जिसकी कॉस्ट है 8,000 रुपये और 2,000 रुपये उसके ऊपर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लगते हैं, जो कि हमें पता है मशीन की कॉस्ट में जुड़ेंगे। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड। फर्म जो है 10% के हिसाब से रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। आपको XYZ ट्रेडर्स की बुक में 4 साल के लिए मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, उस दशा में जब हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन अकाउंट जब बनाएंगे तो जब मशीन परचेज़ की जाएगी उसकी एंट्री करते हैं। जब भी कोई मशीन परचेज़ की जाती है तो या कोई भी असेट परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट के अनुसार व्हाट कम्स इन डेबिट 8,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 8,000। तो यहाँ पे हम इसकी पोस्टिंग करेंगे 2015 और अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट और अमाउंट है 8,000 रुपये। इसके बाद 2,000 रुपये जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं उसकी भी हम सेम एंट्री करते हैं, उसको मशीन अकाउंट में लिया जाता है और एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट और ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं 2,000। फिर हम और कुछ इसमें सिर्फ एक ही असेट है तो 31 मार्च को 2016 आएगा, इसके बाद मार्च 31 और हम इस डेट पे डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 10,000 और ये बनेगा 1,000 रुपये। और अब इसको हम बैलेंस करेंगे, इसका टोटल 10,000, इसको यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और यहाँ से हम घटाते हैं तो ये बैलेंस करते हैं 9,000 बचता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, तो यहाँ पे 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 9,000। अब नेक्स्ट ईयर 2017 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 9,000। अब यहाँ पे हम 10,000 का 10% नहीं करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और ये होगा 900 रुपये। फिर 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करेंगे बाय 9,000, यहाँ पे फिर से 9,000 बाय बैलेंस CD 9 और 1 10, 1 और 8 9, 8,100। फिर से 2017 और अप्रैल 1 टू बैलेंस BD अमाउंट 8,100,
नेक्स्ट ईयर यानी क्लोज करेंगे हम इसको 2018 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। फिर से वही 10% ऑफ जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 8100 और यहाँ पे होगा ये 810 रुपये। फिर से इसको हम बैलेंस करते हैं 8100, यहाँ फिर से लिखेंगे 8100 बाय बैलेंस CD 31 मार्च को क्लोज करेंगे 0 0 0 1 और 9 10, 1 9 और 2 11, 1 और 7 8। इसके बाद इसी को आगे लेके जाएंगे हम 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD और अमाउंट होगी 7290 रुपये। 2019 आएगा मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन। फिर से 10% ऑफ 7290, 7290 का 10% निकालेंगे जो कि बनता है 729 रुपये। और फिर 31 मार्च को ही क्लोजिंग एंट्री करेंगे, इसका बैलेंस 7290। फिर से यहाँ पे लिख देंगे 7290 और बाय बैलेंस CD 9 और 1 10, 1 3 और 6 9, 7 और 5 12, 1 1 और 6 7। तो यहाँ पे क्लोजिंग जो बैलेंस बचता है मशीन का 6561। और फिर से यहाँ पे 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD और अमाउंट लिखेंगे 6561। इस तरह से हमें 4 साल के लिए अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है और 4 साल हमारी पूरी हो जाती हैं। तो ये हमारा है मशीन अकाउंट। फिर से देखिए, सबसे पहले हम जब भी मशीन अकाउंट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन लगाएंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार, तो पहले असेट के परचेज़ की एंट्री होगी। उस टाइम अगर कोई भी लाने में एक्सपेंसेस होते हैं, इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस हों या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हों, उनको भी मशीन अकाउंट में लेंगे। फिर साल के एंड में 31 मार्च को इसमें बोला गया है ईयर क्लोज होता है, अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फुल कॉस्ट पे 10,000 पे 10% के हिसाब से 1000 बनते हैं। और हर साल जो रिड्यूसिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा हर साल का, उस ओपनिंग बैलेंस पे साल के एंड पे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। और इस तरह से हमारा असेट अकाउंट या मशीन अकाउंट जो भी दिया हुआ वो प्रिपेयर होगा। बच्चों, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जब एक असेट परचेज़ किया जाता है और उसके ऊपर कुछ सालों का रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। आइए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा असेट्स खरीदे जाएंगे और कोई असेट बीच में किसी भी टाइम पर उसको सेल किया जाएगा, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 अ प्लांट फॉर ₹80,000। 1 अप्रैल 2015 को 80,000 रुपये में एक प्लांट खरीदा जाता है। ऑन 1 जुलाई 2016 इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग ₹48,000। 1 जुलाई 2016 को एक और प्लांट खरीदते हैं 48,000 रुपये में। ऑन December 1, 2017 द प्लांट परचेज्ड ऑन अप्रैल 2015, यानी कि 1 दिसंबर 2017 को जो प्लांट 1 अप्रैल 2015 को परचेज किया था
उस प्लांट को 42,000 रुपये में बेच दिया जाता है और उसी डेट को यानी कि 1 दिसंबर 2017 को फ्रेश प्लांट वाज परचेज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹75,000। एक नया प्लांट खरीदा जाता है 75,000 रुपये से। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको 3 वर्षों के लिए प्लांट अकाउंट शो करना है और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 12% के हिसाब से IGST चार्ज किया जाता है। IGST जो है वो CGST, SGST और IGST के रूप में लगता है। जब कोई सेल या परचेज एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी के अंदर होती है तो वहाँ पे CGST और SGST, स्टेट GST और सेंट्रल GST बराबर बराबर चार्ज किए जाते हैं। और जब कोई सेल या परचेज इंटर स्टेट होती है, कोई भी 2 स्टेट के बीच में, यूनियन टेरिटरी के बीच में या फॉरेन का मामला जिसमें आता है, तो वहाँ पे IGST जो है वो चार्ज किया जाता है एक रेट से। तो यहाँ पे 12% IGST इसकी प्लांट की सेल और परचेज पे किया गया है। इस तरह के सवाल जब ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं करने के लिए, हमें एक बार डेट्स कम से कम लिख लेनी चाहिए ताकि याद रहे और ट्रीटमेंट सही रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अप्रैल 1 जो है 2015, इसमें एक ट्रांजैक्शन है। उसके बाद है जुलाई 1 2016 में एक ट्रांजैक्शन है। इसके बाद अगर बात करें दिसंबर 1 2017 में एक ट्रांजैक्शन है और उसी डेट में दूसरी 2 ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। तो ये जो डेट है ये ध्यान रखनी है हमें, इन डेट पे हमें ट्रीटमेंट करनी है। GST कोई भी असेट परचेज किया जाएगा, मान लेते हैं परचेज के टाइम पे जो एंट्री होगी वो होगी प्लांट अकाउंट डेबिट IGST, इनपुट IGST डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें जैसे 80,000 रुपये से जो होगा 80,000 और 12 8 96 9,600 और ये हो जाएगा यहाँ से 89,600। तो यहाँ से देख के आप समझ सकते हैं कि जो प्लांट में ट्रीटमेंट होगी प्लांट अकाउंट में वो केवल 80,000 की होगी। तो GST चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, उस टाइम पर हमें IGST का इसमें कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी है। तो आइए हम प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2015। तो 2015 अप्रैल 1 ट्रीटमेंट जो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक, डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपये। इसके साथ और एक्सपेंसेस की बात नहीं की गई है तो यही हम लिखेंगे। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो गई। इसके बाद दूसरी जो है जुलाई 1 2016, जुलाई 1 जो है वो नेक्स्ट ईयर में आएगी। तो यहाँ 2016 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की हम एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये दिया हुआ है हमें 10% ऑफ 80,000। तो ये होगा 8,000 रुपये। तो यहाँ हम अब इसको बैलेंस करेंगे 80,000 क्रेडिट में, इस टोटल को लिखेंगे क्रेडिट साइड में 80,000 और इसको बैलेंस करेंगे तो ये होगा 72,000 यहाँ से बचेगा बाय बैलेंस CD इसी डेट में यानी कि 31 मार्च 2016 को। अब ये नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे जो बनता है 2016 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा प्लांट का।
72,000। अब 31 मार्च 2017 की हम बात करें, उससे पहले एक बार इधर नज़र दौड़ाते हैं। जुलाई 1 2016, जुलाई 1 को एक ट्रांजैक्शन है और वो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। ऑन 1 जुलाई 2016 इट परचेज एडिशनल प्लांट, एक और प्लांट खरीदा जाता है 48,000 का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 48,000 रुपये। अब इसके बाद दिसंबर 2017 की बात आएगी, तो अब यहाँ पे मार्च 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, वही 10% के हिसाब से रिड्यूसिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस पे इनके ऊपर। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 और 2 अलग अलग बना लेते हैं हम, इजी रहेगा। तो हमारे पास ये जो हमारा एसेट है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा 10% ऑफ 72,000, तो ये होगा 7,200। और दूसरा जो है 10% ऑफ 48,000, और ये हमारा होगा जुलाई से अगर हम काउंट करते हैं फॉर 9 मंथ्स बनेंगे ये। तो इसकी हम अगर कैलकुलेशन करेंगे 48,000 गुणा में 10/100 और गुणा में 9/12, 3 3 9, 3 चौके 12, 0 0 0 ये 0 और 12 चौके 4 एकम 4 4 12 3 3600, 3,600 रुपये ये बनेगा। और यहाँ पे हम इसका टोटल लिख देते हैं 8 7 और 3 10,800 रुपये ये बनता है। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री करेंगे मार्च 31 को ही बाय बैलेंस CD। और यहाँ भी हमारे पास 2 प्लांट हैं तो दोनों का इनका अलग अलग करते हैं। टोटल देखिए 8 और 2 10, 1 7 और 4 11 और 1 12, 1,20,000। और यहाँ पे हम 1,20,000 लिख देते हैं। और इसमें से देखिए 8 और 2 10, 1 और 9 10, 1 और 1 2, 1,09,200। 8 और 2 10, 1 और 9 10, 1 और 1 2। अब यहाँ पे बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करें 72,000 माइनस, इसको यहाँ कर देते हैं एक बार, 72,000 माइनस 7,200 और ये बनेगा 10 में से 2 घटाइए 8, 71, 64,800। और दूसरा हमारा है 48,000 माइनस 3,600 और ये बनेगा 4, 7 में से 3 4 और 4। तो ये हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट डे जो होगा 2017 अप्रैल 1 और ये नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे होता है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस BD और यहाँ पे हम लिखेंगे 1,09,200। और अगर आप इसको अलग अलग चाहें तो ऐसे भी ये लिखा जा सकता है 64,800 और ये है 44,400। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है दिसंबर 1 2017। अब यहाँ पे क्या हुआ है,
December 1st 2017 द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। जो 1 अप्रैल को प्लांट परचेज किया था 80,000 रुपये में, इस प्लांट को 42,000 रुपये में बेचा गया है। और उसी डेट में एक नया प्लांट खरीदा है 75,000 रुपये का। पहले हम इसकी बेचने की एंट्री करते हैं। तो ये 2017 दिसंबर 1। अब जब प्लांट को बेचेंगे तो उसमें क्या क्या होगा। अब ये प्लांट देखिए बेचा गया है 42,000 रुपये का। तो यहाँ पे इस डेट पे, जिस डेट तक बेचा गया है उस डेट तक हम पहले डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे उस पर, और जो डेप्रीसिएशन बनता है और कितने में वो बेचा है उसके हिसाब से फिर हम उसके ऊपर गेन ऑन सेल या लॉस ऑन सेल की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर डेप्रीसिएशन की बात करें तो वो है हमारा 64,800 रुपये पे डेप्रीसिएशन होगा 10/100, और ये होगा 1 दिसंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 8 महीने का आप इसके ऊपर डेप्रीसिएशन निकालेंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, ये 0, और ये होगा 2 0 12 1 3 4,320। तो इस डेट पे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 10% ऑफ 64,800 फॉर 8 मंथ्स, और ये हम लिख देंगे 4,320। ये है हमारा डेप्रीसिएशन। इसके बाद इस असेट को 42,000 रुपये में बेचा गया है। अब यहाँ पे देखिए असेट की कॉस्ट थी 64,800, उसमें 42,000 का बेच दिया गया, और साथ में 4,320 जो है ये डेप्रीसिएशन इस पे हो जाएगा। तो 42 और 4 46,320 ये बनते हैं। 46,320 रुपये अगर इसमें से हम घटा दें तो ये होगा 10 में से 2 8, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ पे 1, 18,480 रुपये जो है ये लॉस है इस असेट को बेचने में। तो यहाँ पे हम जो एंट्री करेंगे प्लांट को बेचने की, जो हमारी एंट्री होगी जब हम बेचेंगे इसको, तो हमारा सबसे पहले तो है प्लांट जितना है टू प्लांट अकाउंट, ये इस डेट पे है 64,800। तो यहाँ पे 64,800, इसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन बनता है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 4,320 रुपये, और ये बिका है 42,000 में। तो यहाँ पे हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 42,000 रुपये। जो कमी है यहाँ पे होगा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट, और ये है हमारा 18,480। ये हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसी डेट में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 18,480 और बाय बैंक अकाउंट 42,000 रुपये। तो ये हमारा सेल की जो ट्रांजैक्शन है उसकी ट्रीटमेंट होगी। इसके बाद उसी डेट को यानी कि दिसंबर 1 को एक नया असेट खरीदा जाता है टू बैंक अकाउंट, और ये हमारा जो असेट है ये है 75,000 का। यहाँ पे आप लिखेंगे 75,000। इसके बाद अब जो असेट बच गए हमारे ये और ये,
इनके ऊपर मार्च 31 को, यानी कि 2018 मार्च 31 को इनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो है हमारा जो 2 नंबर पे था, इसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन होगा 10% ऑफ 44,400 और ये बनेगा 4,440। और जो 75,000 रुपये का है इसके ऊपर बनेगा 10% ऑफ 75,000 फॉर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 मंथ्स। और ये 4 मंथ्स के लिए अगर हम इसको निकालेंगे तो 75,000 गुणा 10/100 गुणा 4/12, 4 तिये 12 और ये होगा 2500 रुपये 4 मंथ्स, 6,940। ये हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद 31 मार्च 18 को ही अब हम इसकी क्लोज करेंगे अकाउंट को, बैलेंस करेंगे, क्लोज नहीं सॉरी बैलेंस। तो ये 9 और 5 14, 1 8 और 1,84,200। यहाँ पे इसको लिख देंगे 1,84,200। अब हम इसको बैलेंस करेंगे बाय बैलेंस CD। अब यहाँ पे जो 2 हैं हमारे, $44,400 माइनस 4,440, ये होगा 10 में से 4 गए 6, 3 में से यानी 13 में 4 गए 9, 43, यहाँ पे 39,460 और 75,000 माइनस 2500 और ये होगा 72,500। और यहाँ पे ये जो बैलेंस आएगा इनका, इसको जोड़ दीजिए या इनमें से कर लीजिए, एक ही बात है। 9 और 5 14, 1 9 और 2 11 और 1 12, 1 7 और 3 10 और 1 11, 1,12,460। यहाँ से देख लीजिए 0 0 0, 2 और 8 10 और 4 14 और 6 20, 2 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 2 6 14 16, 6 22 और 2 24, 2 3 और 4 7 और 1 8 और 1। तो ये है हमारा 3 साल के लिए बोला गया था, 3 साल हो जाते हैं। और अब यहाँ पे आप 2018 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD लिखेंगे 1,12,460। और अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो ये 2 और 3 नंबर के जो थे हमारे 39,960 और दूसरा है 72,500। तो इस तरह से ये है हमारा प्लांट अकाउंट या असेट अकाउंट अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इस तरह से हमारा ये था रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसके अनुसार हम हर वर्ष के ओपनिंग बैलेंस पे एक दी हुई दर से डेप्रिसिएशन लगाते हैं और उस डेप्रिसिएशन को असेट्स में से घटाते जाते हैं। फिर अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, फिर उस पर चार्ज करेंगे। जब हम प्लांट या कोई भी असेट खरीदते हैं तो टू बैंक अकाउंट से एंट्री करते हैं। खरीदने के टाइम जो भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या उसको असेट को लाने में जो खर्च होते हैं वो सारे असेट अकाउंट में जोड़ते हैं। और जब बेचने की एंट्री करेंगे हम, जिस टाइम पे सेल किया जाता है असेट उस टाइम तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और अगर वो डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू में से घटाने के बाद और जो जितने का बेचा है उससे कम रह जाता है तो लॉस होगा, उसको जैसे हमने निकाला था ये निकालेंगे। और अगर ज़्यादा में बिकता है तो गेन होगा, वो डेबिट साइड में लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट।
हमने बात की थी IGST। GST जो है किसी भी असेट के सेल और परचेज पे अगर लगेगी तो उसकी ट्रीटमेंट प्लांट अकाउंट में नहीं होगी, क्योंकि GST जो है वो कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये जब पे करते हैं तो बिजनेसमैन के लिए असेट होता है, और जब वो कलेक्ट करेगा वो लायबिलिटी होगी, तो उनमें से एडजस्ट करके अगर वो गवर्नमेंट को देना होगा देते हैं। तो इस तरह से वो सिर्फ एडजस्टमेंट होती हैं, वो खर्चा नहीं है, और इसी वजह से वो प्लांट अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये हमारा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।